हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मुगल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगल वंश के पहले राजा बाबर थे। मुगल वंश के पहले राजा बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता कुतुब निगार खान। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा वो तैमूर वंश के थे और बाबर की माता मंगोल वंश की थी कुतुब निगार खान। बाबर अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद करता था, तैमूर कहलवाना पसंद नहीं करता था। दोनों को मिलाकर के मुगल शब्द बना, इसीलिए जो अगला वंश चला वो मुगल वंश चला। मुगल वंश के पहले राजा बाबर थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगाना में हुआ था। जब वो 11 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और वो फरगाना के राजा बने थे 1494 में 1494 में। फिर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मैंने नाम पूरा बता ही दिया है। उन्होंने भारत में सबसे पहली लड़ाई भैरा के किले में लड़ी थी, लेकिन ये डिटेल में जा रहा हूँ इसलिए ये बात नहीं बताने वाला, सिर्फ उनका पानीपत का युद्ध बताने वाला हूँ। बाबर जो था, बाबर फरगाना, काबुल, कांधार ये सब हार के भारत की ओर आया। उन्होंने देखा कि भारत में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, भारत में सोना बहुत है, लोहे बहुत है, तो क्यों ना भारत पे राज करा जाए। और सब कुछ हार के आया था। उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होता जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। ये आपने डायलॉग सुना ही होगा। तो बाबर निकल पड़ा कहाँ? भारत की ओर। भारत में उसने भैरा का किला लूटा। फिर उसे लूटने के बाद जब वो 1526 में पानीपत की ओर आया, 21 अप्रैल 1526 इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। किससे लड़ा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। फिर उसने दूसरी लड़ाई खानवा की लड़ाई लड़ी, तीसरी लड़ाई चंदेरी की लड़ी, चौथी घग्गर की। ये युद्ध इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा। इसके बाद अगला शासक बना हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? ये आप मेरे को कमेंट में लिखेंगे हुमायूं का पूरा नाम क्या था। हुमायूं शेरशाह सूरी से, हुमायूं का शासनकाल देखें तो 1530 से लेकर के 56 तक था। बीच में उनका कार्यकाल काट दिया गया है क्योंकि ये बीच में हार करके शेरशाह सूरी से अफगानिस्तान चले गए थे। तो अफगानिस्तान को तो लिखेंगे नहीं, भारत के लिखेंगे, इसलिए इनका बीच में शासनकाल कटा हुआ है 40 और 50 के आसपास। तो शेरशाह सूरी से हार गए थे। शेरशाह सूरी से हार करके वापस चले गए अपने चाचा के यहाँ अफगानिस्तान। फिर वहाँ से जब 1555 में आए कौन? हुमायूं भारत वापस आया 1555 में और शेरशाह सूरी से उन्होंने युद्ध लड़ा और ये युद्ध जीत लिया, क्योंकि वहाँ से वो लड़ाइयाँ सीख कर के आया था कि किस किस पद्धति से करनी है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा राज नहीं कर पाया क्योंकि इसके 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। किताब पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में सीढ़ी से ही गिर गए थे। 1556 में मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद आए अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये सब आए। अंतिम राजा था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये तो प्रथम है, अंतिम राजा द्वितीय था। अब हम किताब से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। ये जो मुगल थे ये इतिवृत्ति लिखवाते थे। क्या लिखवाते थे? इतिवृत्ति। अपनी इतिवृत्ति बनवाते थे। क्यों बनवाते थे? क्या कारण था इतिवृत्ति बनवाने का? इनका मकसद ये था कि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि उनके दादा परदादाओं ने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी और कौन कौन सी जगह को जीता। ये उनका मेन कारण था। और दूसरा कारण यह भी था ताकि जो लड़ने से पहले राजा हमारी इतिवृत्ति को पढ़ ले कि देख हमने इतने धुरंधर बंदों को पेला है, अगर तेरी इच्छा है तो आज लड़ ले, तुझे भी देख लेंगे। तो ये सामने वाले को डराने के लिए भी इतिवृत्ति लिखवाते थे। ये तो सवाल का जवाब हो गया क्यों लिखवाते थे। इतिवृत्ति कौन कौन सी लिखवाई है? इन्होंने 2 किताब लिखवाई है, अकबरनामा और बाबरनामा। ये कौन सी भाषा में से? फारसी। जब बाबर आए थे तो उन्हें फारसी भाषा नहीं आती थी, उनको तुर्की भाषा आती थी। लेकिन भारत में रहते रहते जब तक अकबर का काल आया तो फारसी भाषा पूरे भारत में मैन हो गई। तो ये जो लिखी है किताबें फारसी भाषा में लिखी है। पांडुलिपि अगला टॉपिक है। पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है?
जो हाथ से लिखी जाती है उन्हें बोलते हैं पांडुलिपि। हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। कई लोग इस रचना को करते हैं। पांडुलिपि या किताबों की रचना एक लोग नहीं करता, कई लोग करते हैं। कोई चित्र बनाता है, कोई सजाता है, कोई सफाई करता है, कोई पन्ने इकट्ठा करता है, तो कई लोग मिल करके इसे बनाते हैं। लेकिन मैन कौन होता है? लिखने वाला और चित्रकार, ये दोनों मैन होते हैं। ये कैसे चित्र बनाते थे? रंगीन चित्र पहले ही लिख लेते थे और साइड में कोने पे एक जगह छोड़ देते थे ताकि लिखने के बाद उसको वो चित्रकारिता कर सके। अकबरनामा, वो जो पुस्तक थी अकबरनामा, ये थी अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अकबरनामा लिखी अबुल फजल ने। कब लिखी थी? 1589 में। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने 1589 में। ये अबुल फजल जो थे, अबुल फजल को अरबी भाषा भी आती थी, फारसी भाषा भी आती थी और यूनानी भाषा भी आती थी। तो अबुल फजल उनके दरबारी बन गए। ये जो लिखता था उसमें क्या क्या बातें लिखता था? जो अकबरनामा लिखी है उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं? जाहिर सी बात है, राजा के ऊपर लिखी है तो राजा के बारे में लिखी होगी, उनके शिकार के बारे में, दरबार के बारे में, सभा के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, ये सब लिखी होगी अकबरनामा में। अबुल फजल जो थे उलमा के विचारों का विरोध करते थे, इसलिए वो अकबर को पसंद थे। तो उलमा क्या होता है? उलमा मना करता है कि जो चित्र वित्र बनाते हैं किताबों में ये हमारे धर्म में नहीं है। तो उलमा यही कहता है चित्रों का होना जरूरी नहीं है। लेकिन अबुल फजल उलमा के विचारों का विरोध करते थे, इसलिए प्रिय थे अकबर के। ये जो अबुल फजल ने किताब लिखी है अकबरनामा, ये 3 जिल्द में, 3 पार्ट में लिखी है। कितने पार्ट में लिखी है? 3 पार्ट में। पहले 2 पार्ट में आईने अकबरी लिखी हुई है, पहले 2 जिल्द में आईने अकबरी लिखी हुई है। पहले पार्ट में देखे जाए तो जब मानव आदि मानव था, मतलब बंदर था, जब से लेकर के अब तक की कहानी लिखी है पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में इसने राजा के अकबर के 46 वर्ष पूरे होने तक की बात लिखी है, मतलब 1601 तक की। समझ गए फ्रेंड्स? अब अकबर का बेटा था सलीम, आपने देखी होगी अकबर के बेटा था सलीम, जिसका नाम आगे चल के जहांगीर बना था, जहांगीर। तो सलीम ने क्या करा? फजल की हत्या करवा दी। किससे करवाई? वीर सिंह बुदेला से। किससे करवाई फ्रेंड्स? वीर सिंह बुदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। अब इसके बाद क्या हुआ? बादशाह नामा पढ़ते हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? बादशाह नामा। बादशाह नामा पुस्तक लिखी थी अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने लिखी थी? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये अबुल फजल के शिष्य थे। किसने क्या लिखी? अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखी। ये फजल का शिष्य था, शाहजहां के काल में था। इनने भी 3 जिल्द में बराबर जिल्द में बादशाह नामा लिखी। सादुल्ला खान ने आगे चल के सुधार किया। आगे चल के सुधार किसने करा? 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बादशाह नामा में आगे चल के सुधार करा था सादुल्ला खान ने। किसने करा था फ्रेंड्स? सादुल्ला खान। विलियम जोन्स, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, विलियम जोन्स कौन थे? विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। इन्होंने कई पुस्तकों का अनुवाद करवाया था, ट्रांसलेट करवाया था। हेनरी बेवरिज ने अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, अनुवाद करवाया। किसने? हेनरी बेवरिज ने अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, अनुवाद करवाया। एक देवीय प्रकाश, अगला टॉपिक है एक देवीय प्रकाश। ये जो मुगल है इन्हें देवी या देवता का रूप माना जाता है, या उनकी शक्ति है इनमें। कैसे? तो एक कहानी थी, ये थी अला कुआं की कहानी। किसकी कहानी थी? अला कुआं की कहानी। एक महिला अला कुआं सो रही थी दिन के समय, तो उन पे सूर्य की किरणें पड़ी और सूर्य की किरणें पड़ने के बाद वो गर्भवती हो गई। तो वो सूर्य की जो किरणें थी उसे देवी का प्रकाश माना और वो गर्भवती हो गई।
फिर गर्भवती होने के बाद जो उनसे बच्चा निकला, शिशु, वो शिशु थे बाबर। उनके पास देवी की शक्ति आ गई और फिर जैसे जैसे ये ऐसी शक्ति थी, जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती वैसे वैसे ये शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती। इसलिए मुगल वंश के जितने भी शासक हैं उन सभी को एक देवी का प्रकाश माना जाता है। ये विचार सबसे पहले सूफी शिहाबुद्दीन ने दिया था। किसने दिया था? सूफी शिहाबुद्दीन ने ये विचार सबसे पहले दिया था। बाद में अबुल फजल ने भी ये विचार प्रस्तुत करा। समझ गए फ्रेंड्स? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।